हाँ जी, आवाज आ रही सबको? जी सर, सबको आ रही है। अच्छा, ये मैंने जो है ना लास्ट वीक आपसे बोला था रेशियो एनालिसिस का, तो आज ये एक अपना इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसी से हमारी वो जो रेशियो एनालिसिस है वो सारे का सारा पार्ट भी इसी में कवर हो जाएगा। तो अब ये इसके अंदर जो है वो 3 कंपनीज हैं और ये जो डाटा है मैंने ये एक्चुअल लिया है। ये रेशियो एनालिसिस जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट किए थे। तो ये जितनी भी हैं ये हमारी लिमिटेड फर्म्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये रजिस्टर्ड है। तो इनका ये एक्चुअल डाटा है। अब आप लोगों ने इन तीनों के दरमियान एक कंपैरिजन रिपोर्ट तैयार करनी है बेस्ड ऑन दी जो है वो रेशियो एनालिसिस, और उनको हमने रिपोर्ट को जो है वो 4 बेसिक पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, जिसमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात होगी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात होगी, एसेट मैनेजमेंट की होगी और प्रॉफिटेबिलिटी की होगी। अब हमने इसके अंदर जो रेशियोज हैं उसके अंदर कहीं पे भी बाइफर्केशन नहीं है कि शॉर्ट टर्म को कौन सी रेशियो इंडिकेट कर रही है, लॉन्ग टर्म को कौन सी कर रही है, एसेट मैनेजमेंट को कौन सी कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी को कौन सी कर रही है। ये सारे का सारा अब हमने खुद करना है। अब आप लोगों से ये है कि आपके पास सबके पास कॉपी पेंसिल है। ये मैं आपको ना 10 मिनट की एक्टिविटी दे रहा हूं। आप सब ने वो जो रेशियो एनालिसिस की स्लाइड्स हैं उनको निकालें, रेशियो एनालिसिस की स्लाइड्स को, और उनमें पढ़ते जाएं कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए कौन कौन सी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन सी हैं, एसेट मैनेजमेंट के लिए कौन सी हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कौन सी हैं। और आगे नेक्स्ट आपने इसको करना है। अभी 10 मिनट मैं दे रहा हूं अपनी कॉपी पेंसिल पे, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये सब शाबाश अभी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। जी जी, हाँ जी, ये जो रेशियो एनालिसिस की मैंने स्लाइड्स दी हैं उनको पढ़ें, उसकी बेस पे ये एक्टिविटी करें। तो 15 मिनट के बाद मैं फिर दोबारा कनेक्ट कर लेता हूं, जो नहीं है उनको भी बता दें। सर आप डिस्कनेक्ट ना करें, आप लाइन पे रहें। चले, वो मैं कहता हूं फिर 40 मिनट्स की बाकी क्लास हो जाएगी ना, वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। आप कर ले, मैं पहले 5 मिनट फिर आपसे क्वेश्चन आंसर के लिए करूंगा, क्योंकि इस तरह फिर वो बात नहीं बनेगी। ठीक है ना? आप सबको पता लग गया क्या करना है? वो जो रेशियो एनालिसिस है उसकी स्लाइड निकालनी है, और ये जो ठीक है सर।
ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है कि नहीं अभी? नहीं सर एक बार दिखा दें। चलें, ये फिर मैं शेयर रहने देता हूं। ये मैं क्वेश्चन ऐसे ही स्क्रीन पे आपके शेयर रहेगा। अब आपने रेशो एनालिसिस भी निकालनी है, उसकी बेस पे आपने एक अपनी तरफ से रिपोर्ट बनानी है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं।
भाई हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ ले। हाँ जी, किसी ने कंप्लीट की है या नहीं की? नो सर नहीं।
चलें ये बताएं कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में कौन कौन सी रेशोज हैं? करंट एंड क्विक रेशियो। हाँ जी, करंट और क्विक रेशियो। अब अगर आप उन स्लाइड्स को पढ़े ना जिसमें करंट और क्विक रेशियो लिखी है, वहां पे मैंने आपको बेंचमार्क लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ना बेंचमार्क कुछ लिखे हुए थे। तो जो करंट रेशो होती है या क्विक रेशो होती है, ये जितनी ज्यादा होती है कंपनी के लिए उतनी ज्यादा ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए फेवरेबल होती है। अब अगर हम अंसारी शुगर मिल्स की बात करें तो उसमें देखें, तो ये प्लीज माइक बंद कर लें जिसका ये शोर हो रहा है। तो ये जो अंसारी शुगर मिल्स है, अगर हम इसको देखें तो इसकी अब जो करंट रेशो है वो 0.96 है। तो जो 0.96 है, अब वो ये शो कर रही है कि कंपनी के पास ₹1 के अगेंस्ट 0.96 रुपीज जो है वो करंट एसेट्स में है उनको लायबिलिटी मीट करने के लिए। उसके मुकाबले में दीवान शुगर मिल जो है उसके पास ₹1.64 है ₹1 के अगेंस्ट, और जो कोहिनूर शुगर मिल्स है उसके पास 75 पैसे हैं ₹1 के अगेंस्ट। तो अगर हम करंट रेशो की बात करें तो सबसे अच्छी जो करंट रेशो है वो दीवान शुगर मिल्स की है। इसका मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है उसके अंदर जो दीवान शुगर मिल्स है वो अच्छी है। आगे जो क्विक रेशो होती है ये भी करंट रेशो से आगे होती है। इसको निकालने के लिए इसलिए रखा जाता है ताकि कुछ कंपनीज ने अपना स्टॉक ज्यादा किया होता है बैंक वगैरह से लोन लेने के लिए, ताकि उनको पता हो कि बैंक के पास जो है वो उनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है और करंट रेशो उनकी अच्छी है, टू डॉज देम। तो उसके लिए आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ उसके रही। लिए फिर क्विक रेशो। अब आई आवाज? यस सर, एक क्विक रेशो रिपीट कर दें सर। मैंने कहा जो क्विक रेशो होती है ये फिर आपको पता है अब कैसे निकाली जाती है। बेसिकली जो स्टॉक होता है उसको हम जब करंट एसेट्स में से लेस कर देते हैं तो फिर जो वो बाकी, उसका मकसद ये होता है अब अगर कंपनी को फौरन रकम अदा करना पड़े, क्योंकि स्टॉक जो है वो आप फौरन सेल नहीं कर सकते बल्कि उसको कुछ टाइम लगता है। उसके मुकाबले में जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं वो फौरन कैश, रेडी टू कैश होते हैं, उसको आप फौरन ही पे कर सकते हो। तो क्विक रेशो जो है उसकी वो स्ट्रेंथ बताती है कि उसकी कितनी है। और अगर इसमें भी आप देखें तो क्विक रेशो इवन सब की एज पर मार्क नहीं है। जो अब आप अगर उन स्लाइड्स को पढ़ो तो उसके अंदर क्लियरली चीजें मेंशन है कि उसके अंदर मैंने हर एक का लिखा हुआ है कि कौन सी कितनी हो तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। तो अब उसमें अगर हम देखें तो जो क्विक रेशो है उसमें भी जो दीवान शुगर बिल है कंपैरेटिवली उसकी क्विक रेशो भी बाकी कंपनी से बेहतर। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि जो दीवान शुगर मिल है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी उसकी बाकी दोनों मिलों के मुकाबले में अच्छी है। अब जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है वो डेट इक्विटी रेशियो से पता चलती है, यानी डेट के अगेंस्ट कितनी इक्विटी है। अब इसका ये भी होता है और बाज़ औक़ात ये 40-60% यानी ये परसेंटेज में भी गिवन होती है। तो यहाँ पे भी अब अगर आप देखें तो डेट इक्विटी रेशियो को अगर आप स्लाइड्स में देखें तो उसके अंदर अब आप बेंचमार्क क्या लिखा गया है, कोई पढ़ेगा उसको ताकि बाकियों को भी पता चल जाए। सर द रेशियो, सर इसमें कह रहा है कि द लोअर द रेशियो द हायर द लेवल ऑफ द फर्म्स फाइनेंसिंग दैट इज बीइंग बिल्कुल ऐसे ही प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब Yes, डेट sir. इक्विटी है यानी इक्विटी की बेस पे डेट है। डेट जितना ज्यादा होगा ये रेशो उतनी ज्यादा होगी, जितनी कम रेशो होगी वो उतनी ज्यादा शो कर रही है कि कंपनी ने उतने कम लोन लिए हुए। यानी वो कंपनी जो ज्यादा मकरूज होगी उसकी डेट रेशो ज्यादा होगी, और वो कंपनी जिसकी कम होगी इसका मतलब है उसके ऊपर कर्जे कम है। इसका मतलब है कि अगर हमने मजीद उसको लोन देना है तो ऑलरेडी जो कंपनी ज्यादा मकरूज है उसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी उतनी ही वीक है। तो इसके लिए अब क्या है, ये जितनी कम होगी
इसका मतलब है कंपनी के ऊपर उतने कम कर्जे हैं, जितने कम कर्जे होंगे कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पे भी अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कोहिनूर शुगर मिल्स है Yes, sir. उसका अब वैल्यू सबसे कम है। जी सर। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो कोहिनूर शुगर मिल है इसकी अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है कंपैरेटिवली बाकी दोनों से अच्छी है। फिर उसके बाद है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये अब टाइम्स के अंदर है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से मुराद ये होती है कि कंपनी जो है वो अपना चीजें बनाने से लेके उसको बेचने तक उसको कितना टाइम लगता है, ये टाइम की बजाय टाइम्स में है। टाइम्स का मतलब है अगर एक कंपनी 5 दफा अपनी चीजें बना के बेचती है और उसके मुकाबले में एक कंपनी 3 दफा बना के बेचती है, तो इसका मतलब है जो 5 दफा बना के बेचती है उसकी एसेट मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे भी अब टाइम्स जितना ज्यादा होगा वो उतनी फायदे में होगी। अब ये भी अगर आप देखें तो ये एसेट मैनेजमेंट रेशोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोहेन दीवान शुगर मिल्स ऐसी है जो 7.70 टाइम्स, यानी वो सबसे ज्यादा उसकी इसमें एसेट मैनेजमेंट शो हो रही है। इसके अलावा टोटल एसेट टर्नओवर है। टोटल एसेट टर्नओवर से मुराद ये है कि एसेट के अगेंस्ट उनकी सेल क्या है। तो अब 1.48 है, एक 0.65 है और 1.66 है। तो एसेट्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा टर्नओवर किसका है, यानी एसेट को सबसे ज्यादा यूटिलाइज कौन कर रहा है। ये भी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो कंपनी उतनी अच्छी एसेट मैनेजमेंट कर रही होगी, जितनी कम होगी यस सर। उतनी वो कम कर रही होगी। तो अब ये दोनों जो है इसकी बेस पे अगर हम बात करें तो जो दीवान शुगर मिल है उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और टोटल एसेट टर्नओवर अगर इस रेशो को देखें तो वो 0.01 का फर्क है उसमें टोटल एसेट में, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उसकी ज्यादा अच्छी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी कि जो दीवान शुगर मिल है उसकी जो इन्वेंट्री टर्नओवर और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो है वो ज्यादा बेहतर है, वो बाकियों से ज्यादा अच्छी है। अब उसके बाद आगे आ जाएगा तीसरे चौथे नंबर पे वो ग्रुप होगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि रिटर्न जो है प्रॉफिटेबिलिटी किस कंपनी की अच्छी है। तो जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है रिटर्न ऑन एसेट्स के, उनके एसेट्स के अगेंस्ट प्रॉफिट कितना है, और दूसरी तरफ रिटर्न ऑन इक्विटी है, और लास्ट में है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो अब सारी की सारी फिगर जो है वो नेगेटिव में है। जब वो फिगर्स नेगेटिव में है तो वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी की सारी नुकसान में जा रही हैं, यानी इनमें कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो फायदे में हो। ये जो माइनस की टर्म होती है ना ये लॉस के लिए होती है, और अगर ये पॉजिटिव हो इसके साथ ये माइनस की फिगर ना होती तो ये प्लस में होनी थी। अब प्रॉफिटेबिलिटी है, एक जनरल सा रूल है, जितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होगी कंपनी उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। अब जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू जो है उसके अंदर अब -5 जो है वो -8 से बड़ा है। तो अब हमने क्या कहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी। अब इनमें अगर सब में देखें तो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, लेकिन जब हम नुकसान की बात करें तो जो सबसे कम नुकसान में है वो कोहिनूर शुगर मिल्स है। अगर आप उसको देखें तो वो -1.95 है उसकी, और फिर -7.78 और -3.0। बाकी अगर आप कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में जो सबसे कम नुकसान वाली, अब इसमें प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं है लेकिन जो सबसे कम नुकसान वाली है वो अब कोहिनूर शुगर मिल्स। और अब हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बल्कि अब हम रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि जो सबसे कम जिसमें लॉस की रेशो है वो कोहिनूर शुगर मिल्स है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर आता है अंसारी शुगर मिल्स का, और लास्ट में आता है दीवान शुगर मिल्स का। अच्छा, अब अगर आप देखें तो बहुत सारी रेशोज जो हैं वो कोई दीवान की अच्छी हैं, कोई कोहिनूर मिल्स की अच्छी हैं। तो एंड पे जो है अगर नुकसान की बात करें तो कोहिनूर का सबसे कम है।
अब यही वजह होती है कि हमने जरूरी नहीं है कि अगर एक कंपनी की एक रेशो अच्छी हो तो उसकी बाकी रेशोज भी अच्छी होंगी, ये फर्क पड़ता है। क्योंकि एक कंपनी जो है जब उसने लोन ज्यादा लिया होता है तो उसको अपनी करंट रेशो में लायबिलिटीज को मीट करने के लिए पैसे ज्यादा रखने पड़ते हैं। यही वजह है कि वो जो दीवान शुगर मिल है उसकी करंट रेशो ज्यादा है कंपैरेटिवली, और उसके मुकाबले में जब डेट की बात करें तो क्योंकि उसका डेट अब ज्यादा है, डेट इक्विटी रेशो, यही वजह है कि वो लोन ज्यादा होने की वजह से उसकी डेट रेशो भी जो है वो ज्यादा है, जो कि उसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए खतरनाक है। क्यों? ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर आप रिकॉल करें तो पाकिस्तान के अंदर अब गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है कि पाकिस्तान जो कंट्री है उसके ऊपर लोन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं वो मीट नहीं हो रहे, उसके अलावा जो अदर अपना आप कह लें कि बेसिक नेसेसिटीज हैं उसके ऊपर उतने पैसे नहीं लग रहे। बल्कि क्या गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जी ज्यादातर जो पोर्शन है वो लोन को रीपे करने में लग जाता है। तो अब हमने बीइंग अ क्रेडिट मैनेजर डेट या रिस्क मैनेजर, सर्विसिंग। हमने ये चीज जो है इसको मेक श्योर करना होता है कि हमने उस कंपनी में लैंडिंग करनी है जिसकी तमाम रेशोज जो हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल लेवल में हो। अब ये क्या होता है, ये हर बैंक जो है उसकी अपनी पॉलिसी होती है। कोई बैंक्स जो हैं वो कुछ मार्जिन को एक्सेप्टेबल लिमिट में ले आते हैं, कोई कुछ को ले आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये वेरी करती हैं बैंक के ऊपर। अब आप लोगों ने एक काम करना है, अब मैं आपको जो है ना आज एक फाइल भेज रहा हूँ। वो फाइल के अंदर अब मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनीज होंगी, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स की। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने, वो मैं पेज नंबर लिख दूंगा, तो आप लोगों ने सब के सब जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में सबको बता दूंगा, 5-5 कंपनीज लेनी है। और वो जो कोई से 5 कंपनीज हैं वो आपने मुझे मेल कर देनी है, जरूरी नहीं है वो दूसरी के साथ मैच करें। जिसकी पहले आई होगी, ये अपना सीआर को मैं कह दूंगा, वो 5 कंपनीज आपने लेके एक ही सेक्टर की उनका आपस में कंपैरिजन करना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये है उसमें भी रेशोज निकली होंगी। अब हमारा जो मकसद है यहाँ पे, हमारा मकसद है क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना। अब क्रेडिट रिस्क यहाँ पे क्या है कि जो हम अगर किसी को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस यूनिट को अगर लैंडिंग कर रहे हैं, तो हमें हमारे पैसे जो हैं वो टाइम से एज पर एग्रीमेंट सेफली वापस मिल जाए। अगर हमें कहीं पे भी डाउट होगा तो हम ये चीजें जो है वो फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाएंगे। यही वजह है ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनसे फिर एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो डिमांड की जाती हैं और फिर उनको कंप्रीहेंसिवली उनको बकायदा से एनालाइज किया जाता है और मुख्तलिफ रेशोज एनालिसिस की बेस पे और जो हमने बाकी क्वालिटेटिव मेजर्स कहा था वो लेने के बाद फिर लोन एप्लीकेशन जो है उसकी रिजेक्शन और अप्रूवल होती है। ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। अब आप लोगों ने देख लिया है कि अगर हमने किसी भी को भी लोन देना है तो उसके लिए जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसमें क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। अब इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फिर पूछें ताकि हम इस सब क्रेडिट रिस्क को कंप्लीट करें और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मार्केट रिस्क को शुरू करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है वो पूछ ले। सर यानी ये आपने बताया कि जो इनके रेशोज हैं वो वेराई कर रहे हैं, किसी के कहीं पे बिल्कुल अच्छा है तो एग्जैक्टली कहीं पे वेरी बुरा है करेंगे, सर। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और तो इसकी सर ये रीजन यानी क्या है? अगर मिसाल, ये सर इन्वेस्टर जो है मिसाल के तौर पे वो देखेगा तो वो अपने हिसाब से रेशोज हाँ को जी, वो करेगा इनमें इन्वेस्टर से को कौन से सबसे ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट करेगी वो प्रॉफिटेबिलिटी करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी करेगी। यस सर। और और इस जब तरह अगर हमने क्रेडिट। एज ए फाइनेंसर बनना है, लैंडिंग करनी है, तो फिर यस सर। हमारा कंसर्न ज्यादा जो है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पे होगा, ठीक है क्योंकि सर। हमने कर्ज वापस लेना है। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये हर एक और की अपनी होती है। ठीक है सर। सर अभी आपने जरा वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पीएसडीपी के बारे में बात की है सर। हाँ तो जी, हाँ सर जी, ये जब हम बजट देते हैं ये गवर्नमेंट, तो एनएफसी जो होता है यानी जो सूबों को पैसे जा रहा होता है, हाँ तो जी। वो पहले आता है या पीएसडीपी सर पहले आता है उसमें?
नहीं उसमें होता ही इस है तरह कि सर जो हम डेट सर्विसिंग सबसे पहले करते हैं ना सर, डेट बिल्कुल सर्विसिंग, फिर डिफेंस एग्जैक्टली बजट दे देखें देते हैं, जो फिर ये एनएफसी आता है या पीएसडीपी आता है सर। नहीं इसका मैं थोड़ा सा देख लूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना डिटेल में इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। जो यस एनएफसी है सर। ना बेसिकली ये क्या होता है, ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो है ना ये मुख्तलिफ सूबे यस जनरेट सर। करते हैं। मसलन जब हम ठीक है पावर सर। सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें केपीके से मिलती है। आवाज नहीं आ रही सर। यस सर। हाँ जी, आप आई आवाज? जी सर। अच्छा, यस सर। जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो उसके ज्यादातर रिसोर्सेज जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि हर अपना जो सूबा है उसके अंदर मुख्तलिफ बिजनेस हब्स है, उनसे फिर हमें टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अब अगर हम पोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो हमें बिन कासम पोर्ट जो कराची में है वहां से अर्निंग होती है, जो कि एक्साइज यस सर। ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, उसकी मद में। अब क्या होता है, क्योंकि जिस सूबे से वो जनरेट हो रहे होते हैं तो ये अब हमारे लॉ के अंदर है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो उन सूबों को दी जाए ताकि वो वहां पे अपने जो लोकल गवर्नमेंट, अब आपको पता है दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ फेडरल लेवल के हैं, कुछ प्रोविंशियल लेवल के हैं। मतलब प्रोविंशियल लेवल में अब हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया। यस सर, अब एजुकेशन आ गया। इसकी यस सर। ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, इनके लिए फिर क्या होता है, इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए फिर ये एनएफसी वार्ड के तहत दिया जाता है। फिर सूबों के कुछ अपने यस अखराजात सर। होते हैं, उनको उसमें दिया जाता है। अब होता क्या है कि ठीक है हर सर। सूबा क्लेम करता है जी कि हमने इतने रिसोर्सेज जनरेट किए हैं, हमारा हक इतना बनता है। यस सर। लेकिन गवर्नमेंट के पास, जी क्योंकि सर वो बिल्कुल। डेट की वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो फेडरल ने अपने भी प्रोजेक्ट शुरू किए होते हैं, फिर वो क्या करती है, वो कट यस लगाती सर। है सब पे। यानी जहां पे किसी को अगर 10 अच्छा अरब मिलना सर। है, उसका राइट 10 अरब का है, यस तो वो सर। उसमें से 6 अरब उसको दे के 4 रख लेते हैं। उस पे फिर ये गवर्नमेंट जो है ना यस सूबाई, सर। ये शो डालती है कि हमें हमारा हिस्सा पूरा नहीं दिया यस जा सर। रहा। अच्छा, फिर कुछ सर ये रिसोर्सेज पिछले हैं। दिनों सर मैं खुद जब डिस्कस कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। तो कुछ सूबे ऐसे, मतलब बलूचिस्तान है, जहां पे भी एरिया की बात होगी सबसे ज्यादा हिस्सा उसका बनेगा। यस सर। ठीक है ना, तो वो शुरू से यही बहस आ रही है कि सूबों को उनका जायज हक नहीं मिल रहा। अच्छा, यस सर, इसके वो अंदर सर कह ज्यादा, रहे थे सर, वो पिछले हाँ जी, डिस्कस कर रहे थे इसको। यही सर ये वजह है इसमें ना कह रहे कि थे कि यानी उसमें वो डेट सर्विसिंग पहले कर देते हैं, जो रिटायरमेंट्स और डेट सर्विसिंग। बिल्कुल ऐसा ही यस है। सर, और डिफेंस बजट कर लेते हैं, फिर एनएफसी में उनके लिए प्रॉब्लम बनती है सर। प्रॉब्लम और वो बनती है ना, उनके पीएसडीपी पास पीछे वो रह उतने जाते हैं पैसे फिर। ही नहीं बचते। फिर उनका जो ठीक है सर। अपना बेसिक जो है ना, देखें अब डिफेंस है, डिफेंस हमारा अच्छा यस खासा सर, जो है ना हिस्सा है, मेरे ख्याल में 30% के वो तो करीब देना डिफेंस है। यस सर, ठीक है वो ना, तो अब बिल्कुल डिफेंस जो है सर, वो वो फेडरल दूसरे। लेवल का इशू है। यस फिर सर। ये जितने भी फेडरल अपना महकमे हैं, वो क्योंकि यस फेडरल सर। के जो महकमे हैं वो चारों सूबों में जो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, वो सर्विसेज चारों सूबों में दे जी रहे हैं, सर बिल्कुल सर। तो जाहिर है उनके जो एम्प्लॉइज हैं बिल्कुल सर। उन पे जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो भी अब यस फेडरल जो है वो फिर इन्हीं से निकालता है ना। और फिर वैसे भी इनके इन्हीं पास से रिसोर्सेज निकालते हैं, नहीं है, बिल्कुल सर। टैक्स टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है। फिर जब आईएमएफ पैसे देता है वो साथ ही यस सर। रिस्ट्रिक्शन देता है कि आपने ये चीज यहाँ पे तो लगा यस सकते हैं, सर। यहाँ नहीं लगा सकते। तो इस वजह से जो है ना यस इनको इशू सर। आते हैं। तो अब ये जो रेशो थैंक यू एनालिसिस है सर, ना, बिल्कुल। बेसिकली वेलकम जी, ये जो रेशो एनालिसिस है, ये अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अब हमने एफएसए नहीं करना। मैंने अब आपको ये नहीं बताया कि करंट रेशो का फार्मूला क्या है, क्विक रेशो का फार्मूला क्या है, डेट इक्विटी का फार्मूला क्या है। अब मैंने वो कहा है, वो आपको आती है निकालनी, वो निकल चुकी है। अब उससे आगे हमने डिसाइड करना है कि इस बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, लॉन्ग टर्म कैसी है। और ये भी हो सकता है कि आप इसको कंपेयर करें, और ये भी हो सकता है एक ही कंपनी का पिछले 5 साल का डाटा आ जाए। फिर जब एक ही कंपनी का 5 साल का डाटा होगा तो फिर हमने क्या बात की थी कि पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट एवेल्युएशन और फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन, तो वो भी हम कर आवाज सकते हैं। नहीं आ रही सर। तो ये चीजें सारी की सारी ये रेशो एनालिसिस से होती हैं।
सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा क्योंकि सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था ये नेट इशू की चले वजह ये से। मैं रिकॉर्डेड का ना हमारा कोई मेरा अपना यहाँ पे था रिकॉर्डिंग का, तो ये इंशाल्लाह मैं इस हफ्ते के एंड तक सारे अपलोड कर दूंगा लेक्चर, ये जितने सर भी होंगे। काइंडली कर दीजिएगा, थोड़ा सा नेट इशू की वजह से लेट क्लास ज्वाइन की थी मैंने तो कहा जी वो आपको हो जाएगा, वो आप घबराए ना, ये सारे लेक्चर एज इट इज ही अपलोड हो जाएंगे। ओके सर सर। वो एक तो पास्ट का तो चलो हम खुद कर लेंगे, ये जो सर इसका है अपना वो तो बल्कि ग्राफ में भी दिया होगा,